जय हिंद दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जेएसयू जवानों के लिए एक नई पहल और अपनी पहल को उन्होंने 20 पेज की एक डायरी यानी न्यूज लेटर में दिखाया गया और उसमें डाला है कि वन रैंक वन पेंशन का प्रायोजन जेएसयू जवानों के लिए कैसे था। उन्होंने केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड और किस प्रकार आपको वित्तीय सहायता मिलती है, किस तरह आपके जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है उसके बारे में बात किया है। उन्होंने बात किया है डीजीआरके के डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट के अंदर आपको सिक्योरिटी एजेंसी, कोल या पेट्रोल पंप के अलावा क्या क्या सुविधाएं किस प्रकार मिलती हैं और उन्होंने इसके साथ कहा कि किस तरीके से आप किन कोर्सों के माध्यम से अपनी दोबारा नौकरी यानी दोबारा रोजगार पा सकते हो। और उन्होंने बात किया ईसीएचएस की कि क्या क्या हमने बदलाव किए और 2025 में और हम क्या बदलाव करेंगे। हाँ जी दोस्तों, आप ये देख सकते हो मेरे सामने ये न्यूज लेटर है। माननीय प्रधानमंत्री ने जेएसयू जवानों को क्या संदेश दिया है, रक्षा मंत्री जी ने क्या संदेश दिया है, फिर बारी बारी से जो मैंने आपको 4 बिंदु बताए उनके ऊपर एक 20 पेज के अंदर उन्होंने क्या रखा है, क्या आपके सामने रखा है कि किन किन चीजों को लेकर के हम कितने गंभीर हैं। 2024 में आपको क्या मिला, 25 में और आपको दोस्तों क्या मिलेगा, ये सारी चीज इसमें डाली है। तो ये दोस्तों एक आधिकारिक लेटर है जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकला है दिसंबर 2024 में और ये आपके लिए जरूरी है। आपको पीडीएफ चाहिए, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, We will always do everything possible to strengthen our armed forces and further the welfare those who serve us. हम अपने सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने तथा हमारी सेवा करने वालों के कल्याण के लिए सदैव हमारा संभव और सार्थक प्रयास रहेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश लिखा है। और उसके बाद आप देखिए माननीय रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, आर एक्स-सर्विसमैन स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ ऑफ ब्रीथ ऑफ द कंट्री constitution of valuable resources pool. We are committed to fulfilling their aspirations and honor of their contribution. उन्होंने कहा है देश के कोने कोने में फैले हमारे पूर्व सैनिक का बहुमूल्य एक योगदान है इस देश के निर्माण के लिए और हमसे उनके कल्याण के लिए जितना बनेगा हम करते रहेंगे। अब इसमें क्या क्या की हाईलाइट्स एरिया जो आपको समझना होगा। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग कंप्रिहेंसिव सपोर्ट फॉर वेटरन एंड देयर फैमिलीज in compensation of health care, financial benefit and career transition assistance. उन्होंने कहा है भूतपूर्व कल्याण सैनिक कल्याण विभाग है यानी डीएसडब्ल्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो एमओडी के अंदर है, उसकी पूरी कोशिश है कि आपकी हेल्थ सेवा है, आपकी वित्तीय सहायता है और आपको रोजगार के प्रति हम संकल्पित हैं और लगातार हम चीजों का प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने कहा इनिशिएटिव like the ex-serviceman contributory health scheme ECHS, one rank one pension scheme and a significantly improved well-being the financial security of veterans, the Directorate General of Resettlement, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, उनका पे crucial role of empowering of ex-servicemen with skill and opportunities for their second career and providing support and their। उन्होंने कहा ECHS, OROP यानी डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट और केएसबी हम सबका मूलतः सहयोग इस ब्रांच में इस शाखा का यह है कि भूतपूर्व सैनिकों उनके बच्चों के लिए कल्याणकारी जितनी योजनाएं वन रैंक वन पेंशन से लगाकर हेल्थ को लेकर लगा करके नौकरी को लेकर लगा करके सारी योजनाओं के तहत हमारी ये प्लानिंग है। अब प्लानिंग क्या है बारी बारी से सुनते हैं दोस्तों। अब इन्होंने पेज पर डाला कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम से मैं शुरुआत करूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा है कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम 2003 से शुरू हुई थी दोस्तों और अभी तक यानी उन्होंने कहा है हमारे पास 59 लाख हैं 2024 में, जो 3.5 लाख से बढ़कर के 59 लाख यानी 59 लाख हो गए 2024 में। इंक्रीज द एनुअल बजट फ्रॉम 93 करोड़ से जो 2005 में हमने बजट दिया था वो 9,881 9,881 करोड़ हो गया जो 2023-24 के लिए आपकी हेल्थ के लिए जो हमने बजट दिया है। टोटल इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल आपको 2,697 2697 जो हॉस्पिटल है और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन आरसीयू पीसीएस को आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कितनी है आप देख सकते हो। आर्मी में 23 354 पीसीएस हैं, एयरफोर्स में 447, नेवी में 326। ईसीएचएस बेनिफिशियर्स स्टेट वाइज कितने लोग हैं, डिपेंडेंट्स कितने हैं। रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ ईसीएचएस यानी अब ईसीएचएस में जो सुधार हुए हैं वो क्या क्या है और आगे सुधार क्या होंगे। उन्होंने कहा है सबसे पहले कहा है कि ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर उन्होंने कहा है गवर्नमेंट ऑफ जो के इंस्टीट्यूट हैं AIIMS जो
AIIMS भोपाल, रायपुर, हैदराबाद, इलाहाबाद एंड गोरखपुर इनपैनल। उन्होंने कहा है जो बड़े ऑल इंडिया के जितने मेडिकल हॉस्पिटल है उनको इनपैनल करने का है, और जो लास्ट में उन्होंने 4 किया है। और उन्होंने कहा है इसकी एक ऐप डालेंगे, आपकी जो मेडिसिन है जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी घर पे पहुंचेगी, और आपकी जो रेफरल जो सुविधाएं उसको बहुत ट्रांसपेरेंट किया जाएगा और कम से कम लोगों को परेशानी हो। उन्होंने मेडिसिन की बात की कि मेडिसिन, हर मेडिसिन आपको उपलब्ध होगी। और उन्होंने कहा है, जैसे उन्होंने कहा चेंज ऑफ पॉलीक्लिनिक, मोबाइल सेवाएं, रेफरल, नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक, वैलिडिटी ऑफ रेफरल फ्रॉम 30 दिन से 90 दिन कर दिया। उनका नंबर ऑफ सेशंस रेफरल इंक्रीज 3 से 6 कर दिया। ओपीडी उन्होंने इनपैनल में बढ़ा दी। एग्जम्पशन ऑफ एनुअल वैलिडेशन को माफ कर दिया। और लगातार हमें इस प्रकार की आपको सुविधाएं देते रहेंगे ताकि आपको स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई भी समस्या ना आ सके। अब उन्होंने कहा ईसीएचएस बेनिफिशियरीज कैटेगरी एंड ग्रोथ, यानी स्पाउसेस कितने हैं, प्राइमरी बेनिफिशियरीज कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, पेरेंट्स कितने हैं, उनके बारे में आंकड़ा दिया। और टोटल उन्होंने उनकी जो संख्या है उसके बारे में बात दिया। अब बात की कि ईसीएचएस एक्सपेंशन, उन्होंने अब जरूर समझिए कि बहुत सारे गांव देहातों के आसपास भी ईसीएचएस सुविधा होनी चाहिए। उसके लिए इन्होंने डाला है कि आगे हम कितने खोलने जा रहे हैं। लिस्ट ऑफ 23 न्यू पॉलीक्लिनिक सैंक्शन, कौन कौन से नए नए और कौन कौन से स्टेट में कहां पर नए पॉलीक्लिनिक ईसीएचएस के खोले जा रहे हैं, और किन किन को अपग्रेडेशन किया जा रहा है, जो 26 की लिस्ट है, और वो किस प्रकार के होंगे, यानी ए टाइप, बी टाइप। ए टाइप, बी टाइप का मतलब है कि ए टाइप है जिसमें 20,000 एक्स सर्विसमैन है, बी है तो 10,000 है, सी है तो 5,000 है, और डी है तो 2,500 है। इस तरीके से कैटेगराइज किया है। उसके बाद ईसीएचएस के बाद उन्होंने कहा है कि रीचिंग आउट ऑफ एक्स सर्विसमैन, समाधान कैंपेन, उन्होंने सीधा सीधा कहा है, जैसे कि उन्होंने कहा था समाधान कैंपेन द इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑनर ऑफ सैक्रिफाइस मेड ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज। उन्होंने कहा जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया उनका लगातार सम्मान और उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और ये डीएसडब्ल्यू के सेक्रेटरी डॉक्टर नितिन चंद्रा जी और कई जगह आपने उन्होंने देखा है। और उन्होंने कहा है कि हम अपने डिपार्टमेंट के जरिए सभी को जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और केंद्रीय सैनिक बोर्ड से जोड़ना चाहते हैं। और उन्होंने कहा है ताकि हम लगातार इस बात को इंश्योर कर सकें कि जमीनी लेवल पर जब रिटायरमेंट के बाद एक जवान जाता है या कोई विडोज हो जाती है तो उसका जिला सैनिक बोर्ड से उसकी समस्याएं राज्य सैनिक बोर्ड और केएसबी तक हमारे पास आए। इसलिए हमने समाधान कैंपिंग का आयोजन किया है कि हर फॉर्मेशन में जा जाके हम एक्स सर्विसमैनों से मिलें और उनको किसी भी प्रकार की समस्या है उसका समाधान तुरंत वहीं पर करें। दोस्तों, डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल रीसेटलमेंट, यहां बहुत बड़ी बात है, आपको सुनना होगा। उन्होंने कहा था डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट डीजीआर इन इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन डायरेक्टली अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, एमओडी के अंदर काम करता है। और उन्होंने कहा है अप्रोक्सीमेटली 60,000 सर्विस पर्सनल और रिटायर्ड पर्सनल एवरी ईयर कंपेरेटिवली यंग एज। उन्होंने कहा कि बहुत सारे यंग एज में रिटायर्ड होते हैं, उनको सेकंड कैरियर के लिए हमने क्या व्यवस्था की है। उन्होंने कहा सबसे पहले आप सिक्योरिटी एजेंसी ले सकते हो, जो स्टेट के हिसाब से उन्होंने कहा कि 2022 में 732 और 2023 में 750 सिक्योरिटी एजेंसी अलॉट की थी। उन्होंने कहा इस सिक्योरिटी एजेंसी का स्पॉन्सर कर सकते हो। और उन्होंने कहा है कोल कंपनीज, आप कोल कंपनीज ले सकते हो। और उन्होंने कहा है विडोस एंड डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए कोल के लिए अलग सुविधा है। मैनेजमेंट ऑफ सीएनजी, यानी आप पेट्रोल पंप सीएनजी, इस तरीके की उन्होंने सुविधा है। स्पॉन्सर ऑफ कोको स्कीम, पेट्रोल पंप्स का उन्होंने कहा है लगभग 138 पेट्रोल पंप उन्होंने प्रोवाइड कराए। इशू ऑफ एलिजिबल सर्टिफिकेट फैक्टर अलॉटमेंट ऑफ प्रोडक्ट एजेंसी, किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपका मिलेगा। इश्यू ऑफ एलिजिबल उन्होंने कहा मदर डेयरी के लिए है। एक्स सर्विसमैन स्पॉन्सर्ड बाय प्लेसमेंट ऑफ डीजीआर। उन्होंने तमाम तरीके की ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूट जो आपको अलॉट किए जाए, पहले आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, उसके बाद इंस्टीट्यूट किए जाएंगे। अब इन्होंने कहा है आपको कोको पेट्रोल पंप की बात की हो, सीएनजी पेट्रोल पंप की बात हो, कोल कंपनीज की बात हो, सिक्योरिटी एजेंसी की बात की, तो ये सारी डिटेल इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हो। अब डायरेक्टर ऑफ जनरल रीसेटलमेंट के लिए उन्होंने कहा है कि हमने पिछले 5 साल में कितने कोर्सेज चलाए और कितनों को जॉब दिया। भाई इसमें लिखा है 20 से लगाकर 24 तक उन्होंने कहा है लगभग हमने 9,123 यानी 5 साल में इस तरीके से क्लासेस और कोर्स करा करके उन्होंने रीसेटल कराए। जॉब फेयर कंडक्ट ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर, यानी उन्होंने मैं बोल रहा हूं इसके लिए उन्होंने जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया। आपने देखा होगा कमांड हेडक्वार्टर में 2022-23 में उन्होंने 6 जॉब फेयर किए थे, 23-24 में 8 किए थे और लगभग जॉब वैकेंसी 8,724 तक उन्होंने फुलफिल किया था।
यानी ये एक पहल है और इसके जरिए उन्होंने कहा हम आप तक कनेक्ट होंगे। अब मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन की। आखिर इसका प्रायोजन अभी तक क्या रहा और आगे क्या है, और आगे केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से उन्होंने कहा है कि जिला सैनिक बोर्ड की क्या ड्यूटी होती है, राज्य सैनिक बोर्ड की क्या होती है, कौन कौन से पैसे हैं जो आपके लिए है, आपको कहीं भटकना नहीं है। ये एक आधिकारिक नोट्स है जो हमारे सबके लिए इशू किया गया है। अब मैं वन रैंक वन पेंशन की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा द वन रैंक वन पेंशन स्कीम implemented in 2015 has significantly improved the financial well-being of veteran। उन्होंने कहा है मैं अपने सैनिकों को वित्तीय सहायता के लिए हमने वन रैंक वन पेंशन योजना शुरू की है। उन्होंने कहा है ओवर 2.5 मिलियन पेंशन है बेनिफिटेड। उन्होंने कहा है 2.5 मिलियन से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हुआ है विद ए टोटल फाइनेंशियल बेनिफिट एक्सीडिंग 1,24,000 करोड़ ओवर द लास्ट डिकेड। पिछले 10 साल में उन्होंने कहा है कि 1,24,000 करोड़ बांटा है। द स्कीम प्रोवाइड वेटरन विच ग्रेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। और ये स्कीम हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी है, यानी वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा, यानी इनका वित्तीय लाभ है। Government of India had taken historic decision to the implement one rank and one pension ORP in November 2015 and issue order of 7/11/2015 the implementation of ORP with effect from 1/7/2014 and its revised with effect from 1/7/2019 on। और उन्होंने कहा है 4/1/2023 को इसकी घोषणा हुई थी। उन्होंने कहा लगातार हर 5 साल बाद हम वन रैंक वन पेंशन का जो प्रायोजन है, यानी जो आपका पेंशन रिवीजन है होगा और उसमें लाभ भी होगा, ये बात की गई है। उन्होंने स्टेबिलिटी की बात की, लेकिन लाभ जरूर होना था। लेकिन आप समझ सकते हो 7th पे कमीशन में थोड़ी सी चूक हुई, नहीं हर एक को लाभ होना था। वहां पर जो गड़बड़ी हुई है उस तरीके से जो विसंगतियां प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट आल्सो अप्रूव द नेक्स्ट रिवीजन 1 जुलाई 2024 डिटेल इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद टेबल्स इंडिकेटेड रिवाइज। ये सारी हमने 6 सितंबर 2024 को 1/7/2024 यानी OROP 3 का क्रियान्वयन हमने किया और उसका एरियर और सब प्रकार का भुगतान कर दिया और कई लोगों का इसमें पीपीओ रिवीजन के लिए पड़ा। एज ऑन डेट 5.13 लाख आर्मर्ड फोर्सेस पेंशनर्स फैमिली पेंशन हैव बीन बेनिफिटेड। द बेनिफिट आल्सो एक्सटेंड टू फैमिली पेंशन इंक्लूडिंग वार विडोज एंड डिसेबल। उन्होंने कहा है हमने लगभग 25.13 लाख यानी 25,13,000 लोगों को, पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को, विडो को डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में 1,24,000 करोड़ रुपए मैंने आवंटित कर दिया है। सो फार 1,24,974.34 करोड़ हैज बीन एडिशनल स्पेंट ऑन दिस स्कीम ऑफ द लास्ट 10 ईयर। OROP has increased the income of the veterans which has enhanced their purchasing power and ensured better quality of life। हम आपके जीवन को एक सुरक्षित फाइनेंशियल सुरक्षित करने के लिए हमने इतना जो खर्च किया है। और आगे उन्होंने कहा है हर 5 साल है, आप समझ सकते हो 24 के बाद 1 जुलाई 2029 और 29 के बाद फिर 5 साल बाद का लगातार रिवीजन होता रहेगा। और इसी तरह MOD ने यह भी कहा कि आपको 10 साल में 3 बार पेंशन रिवीजन का मौका मिलेगा और OROP के जरिए 2 बार और 1 बार आपका वेतन आयोग, यानी इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात ये कह रहे हैं। अब आइए बात असली चीज है कि आपने इन सब चीजों के लिए सजग रहना है, समझदार बनना है, पढ़ना है और अपना फायदा उठाना है। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, समझोगे नहीं, फायदा नहीं उठा सकते हो। अब केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट इन अटैच ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर DSW का एक भाग है केंद्रीय सैनिक बोर्ड और इसकी एक वेबसाइट है www.ksb.gov.in। इंफॉर्मेशन ऑन वेलफेयर स्कीम है इसके अंदर, ऑनलाइन सबमिशन एंड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन टू ऑल स्कीम, फैसिलिटेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन विडो एंड RSB JSB और ग्रेवियंस आपका रेडर्सल है। अब उन्होंने कहा है कि राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड की ड्यूटी होती है कि नीचे ग्राउंड की चीजों को KSB में भेजें, वहां से पैसा रिलीज होता है। KSB ग्राउंड में कोई काम नहीं करती, इसकी जिम्मेदारी होती है राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड। अब उन्होंने बताया तो सीधे सीधे आपकी जिम्मेदारी क्या आती है, यानी उनकी जिम्मेदारी तो आपके लिए वेलफेयर क्या है। सीधी है कि राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड एक स्टेट के साथ, यानी एक जो सरकार है आपकी राज्य सरकार, उसके अंतर्गत काम करते हैं। हैंडेड बाय डायरेक्टर JSW एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल। और JSW जो होता है जिला सैनिक वेलफेयर अफसर, जो आपके जिला लेवल पर होता है।
वेलफेयर ऑर्गेनाइज एटसेट्रा डिपेंडिंग एंड स्ट्रेंथन ऑफ एक्सिबिशन इन डिस्ट्रिक्ट। अब उसका काम है अपने जिले के जितने एक्सिबिशन है, विडोस हैं, उनके वेलफेयर को देखना। सबसे पहले क्या है, रजिस्टर एंड इशू ईएसएम डिपेंडेंट आई कार्ड, कंडक्ट ईएसएम रैली आउटरीच प्रोग्राम। उन्होंने कहा जैसे ही रिटायर्ड आता है तो आप उनका रजिस्ट्रेशन करिए, आई कार्ड दीजिए, फिर आप ईएसएम रैलीज आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट करिए और उसके अंदर आप मॉनिटर करिए किसको किस प्रकार की समस्या है। उन्होंने कहा प्रोवाइडिंग ग्रांट ऑफ ईएसएम फ्रॉम स्टेट स्कीम। उन्होंने कहा है कि जितनी स्टेट की स्कीम है होती हैं उनको भी, जैसे कि आपने देखा हर एक स्टेट का होता है, गैलेंट्री अवार्ड्स का होता है, तमाम पैसे रिलीज होते हैं, उनको आप देना है। मॉनिटर वेलफेयर एंड रिसेटलमेंट ऑफ मेजर्स। उनका काम आप लगातार जो विडोज हैं और आपके एक्सर्विसमैन हैं उनके वेलफेयर को निगरानी करना। ग्रेवियंस रेड्रेसल असिस्टेंस टू ईएसएम रिजॉल्व इशू विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। उन्होंने कहा है वहां से जो समस्या आती है और कंसर्न विभाग में, चाहे रिकॉर्ड के लिए आपने समस्या लिखनी हो, चाहे आपने पीसीडीए के लिए लिखना हो या किसी प्रकार की समस्या है तो आप उनकी उसमें हेल्प करोगे। उन्होंने कहा प्रेशर परचेज इशू ऑफ एक्सर्विसमैन डिपेंडेंट रिजर्वेशन स्टेट इंस्टीट्यूट। और आपके स्टेट में किन किन चीजों का रिजर्वेशन है उसके साथ आपको पहल करनी पड़ेगी। डीजीआर से जो वैकेंसी आती है उसका आपको अलॉटमेंट करना पड़ेगा। प्रोवाइड फैसिलिटीज सच एज सैनिक रेस्ट हाउस की समस्या है। और जो फ्लैग डे फंड, ये सारी चीजों के लिए आपके लिए जिला सैनिक बोर्ड जिम्मेदार है। राज्य सैनिक बोर्ड इसलिए कि राज्य सरकार भी अपने सैनिकों को कुछ देती है और इन सब चीजों को आगे आपकी जो फंडिंग होती है और ऊपर तक जाती है वो कौन कौन से फंड हैं इसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। अब एक और फंड आता है आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो इंडिविजुअल एक्सर्विसमैन, विडो एंड देयर डिपेंडेंट्स के लिए होता है। असिस्टिंग वेरियस रिहेबिलिटेशन इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ कमेटी, यानी ये आप समझ सकते हो आर्मर्ड फोर्स फ्लैग डे फंड में पैसा आता है और एक वेलफेयर स्कीम होती है। अब इसमें एक्सर्विसमैन को पेनुरी ग्रांट के लिए 48,000, ऑर्फन के लिए 36,000, डिसेबल चिल्ड्रन के लिए 36,000, एजुकेशन के लिए 12,000, डॉटर मैरिज के लिए 50,000, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 50,000 और मॉडिफाइड स्कूटर जो डिसेबल सोल्जर हैं उनके लिए, सीरियस डिजीज के लिए 1.5 लाख रुपए। इस तरीके से आपको पैसा मिलता है। एएफडी फंड्स का जो पैसा इकट्ठा होता है और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप यानी पीएमएसएस योजना भी होती है। उसमें आपने देखा होगा डिसेबल चाइल्ड ग्रांट होती है, मोबाइल इक्विपमेंट होता है, ऑर्फन ग्रांट होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, सीरियस डिजीज, मेडिकल, एजुकेशन, यानी ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो दोस्तों ये 20 पेज की आपको न्यूज लेटर एक्सेल एमओडी की तरफ से रिलीज हुआ है। आपको चाहिए तो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हो। सारी जानकारी आपको समझना होगा, जानना होगा और तब आप उसको ले सकते हो। धन्यवाद।